देखो क्विज एक हौसले की चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि धीरे धीरे जोश बढ़ते जाती है। और आप लोगों को ये ध्यान देना है, इस जोश में हौस नहीं खोना है। डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो जोश में ये भी भूल जाते हैं कि आप बात किससे कर रहे हैं। आप किसी टीचर से कर रहे हैं या फिर किसी स्टूडेंट से या अपने दोस्तों से। तो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। जीत हार सबकी होती है। जीत हार को अपने दिल से नहीं लगाना है। दिल से सिर्फ खुशी मनाना है कि हम जीते हैं। अपने डिसिप्लिन को इस तरह मेंटेन रखें जैसे एक एजुकेटेड पर्सन किसी जाहिल को भी इतना बढ़िया से इज्जत देता है जैसे लगता है वो उनके बहुत बड़े दोस्त हो। बोला जा रहा है कि अनडिसिप्लिन नहीं होना है, ठीक है। आज तो मतलब कि अनडिसिप्लिन जो होगा उसका अच्छी तरह से हजामत होगा। किसी तरह का अगर किसी तरह से किसी का भी बात अगर सुनाई दे दिया या गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में या तुम लोगों के आपसी मतभेद के बारे में, तो देख रहे हो ना हमारे सलमान खान वहाँ खड़े हैं, तो सर है ये है, तो टेंशन मत लो, हम लोग को देख के ये कर सकते हो। सिर्फ यहीं लेगा कि वहाँ लेगा, इधर से लो, सब लेते हैं, इधर से तो यार सब सामने से आएगा सब ले लेगा। पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो उर्दू के टीचर हैं दानिश है, दानिश नैयर आज के स्कोरर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज वही स्कोरिंग करेंगे। और एंकर जो होंगे अफसर सर, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें तुम लोग। और जैसा कि तुम लोग को पता है कि ये पूर्णिया में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला अगर कोई संस्था है तो हमारी संस्था है रेनबो क्लासेस। एक बार रेनबो क्लासेस के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और पिछले 3 से 4 सालों में और सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला संस्था। पिछले बार हमारे कोचिंग से एक भी बच्चा फेल नहीं किया। 100% रिजल्ट देने वाला संस्था बना है ये रेनबो क्लासेस। और पिछले बार सबसे अधिक फर्स्ट डिवीजन देने वाला और सबसे अधिक एवरेज मार्क्स देने वाला जो स्टूडेंट है ना, इसी को कोचिंग से है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में जिस तरह से हमारे डायरेक्टर सर, हमारे जो भी साथी है जैसे दानिश सर, अफसर सर हो गए, खुद हम, और उसके बाद तुम्हारा जो अकाउंटेंट है रेहान सर और कौन सर, सभी लोगों ने मिलकर जिस तरह से योगदान दिया ये रेनबो क्लासेस में। और रात दिन आप ही लोग के लिए हम लोग सोचते रहते हैं, तरह तरह का टेस्ट, तरह तरह का जो भी आपके रिजल्ट के लिए जो भी अच्छा होता है हर वो प्लेटफॉर्म हमारे डायरेक्टर सर लाते हैं आप लोग के लिए, इसलिए कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। और आपके रिजल्ट को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है यहाँ पे। मेरा मानना है अभी के समय में कोई तेज नहीं होता है, वही तेज होता है जो पढ़ता है। अब पढ़ेंगे ही नहीं, बोलते सर हो नहीं पा रहा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा 10th के स्टूडेंट। तुम रेनबो का जो ना फ्यूचर हो, अगर अच्छे से मेहनत करो तो वो दिन दूर नहीं है जब असरफी को बीट करोगे। तो कितना बच्चा 10th का जो असरफी को बीट करना चाहता है, बीट करने का असरफी से ज़्यादा नंबर लाना चाहता है? 99.99%। 99.99% लाना सर बोल रहे हैं। कोई है ऐसा जो इस बैच में लेके आ पाया असरफी को बीट करे? तो एक बार पिछले साल की टॉपर असरफी फिरदौस के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जिन्होंने अपना कोचिंग के साथ साथ अपना कोचिंग अपने परिवार के साथ साथ अपना भी नाम रोशन किया। तो एक बार मैं बता दूं असरफी फिरदौस के बारे में, वो लड़की, भले सब टीचर बताएंगे तुमको इसके विषय में, जो टॉपर है इंशाल्लाह आने वाले समय में असरफी फिरदौस भी यहाँ आएगी और आप लोगों से रूबरू होगी। चाहे उर्दू के टीचर से पूछोगे या साइंस के टीचर से पूछोगे या SST या मैथ के टीचर से पूछोगे तो कैसी थी असरफी फिरदौस। उसमें डिसिप्लिन जो है ना, जो नॉलेज तो था ही, डिसिप्लिन कूट कूट के भरा हुआ था। जो सर बोलते थे उसके बातों पे बिलीव था उनको। और याद रखना असरफी फिरदौस वो लड़की का नाम है जो आने वाले समय में, याद रखना, वो कोई ना कोई अच्छे जॉब में जाएगी। अगर वो IAS का प्रिपरेशन करेगी, मैं उसके टीचर होने के नाते बता रहा हूँ तुमको, इंशाल्लाह वो आने वाले समय में जरूर IAS निकालेगी। उनके अंदर एक बात था कि वो जो है ना किसी भी बातों जो टीचर बोलती थी बहस नहीं करती थी उनसे, उनकी बातों को मानकर वो प्लेटफॉर्म पे चलती थी। अगर आपको असरफी फिरदौस जैसा बनना है तो उसी जो टीचर आपको बता रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे चलना पड़ेगा। जो बोल रहा है जिधर ध्यान दे रहा है उधर ही
और आने वाले समय में इंशाअल्लाह जिस तरह से आप लोग के प्रति टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिस तरह से कार्य हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि इस बार भी हमारा कोचिंग लॉकडाउन होने के वजह से फिर भी पूर्णिया का पहला कोचिंग बनेगा जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा। आप अदर कोचिंग में देख लीजिए, आप कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा। वो रेम्बो क्लासेस ही है जो मैथ हो, SST हो, उर्दू हो, हिंदी हो, सारा सब्जेक्ट का हम लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे ये लॉकडाउन में भी। और इंशाअल्लाह इस बार भी हमारे कोचिंग का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग सिर्फ मेहनत करें, बाकी जो प्लेटफॉर्म है, जो शानवार सर प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, चाहे टेस्ट के लिए जो चीज़ हो, हम लोग पूरी जोर मेहनत कर रहे हैं आपके रिजल्ट को लेकर। आप मतलब कि आप यहाँ से रिजल्ट अच्छा कीजिए, आने वाले जो समय है आगे वाले भी एग्जाम में भी अच्छा कीजिए। इसी से मैं अपने डायरेक्टर सर शानवार सर को बुलाना चाहूँगा, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो और वो कुछ बातें हम लोग को बताएंगे, उसके बाद क्विज का प्रोग्राम रखा जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजारी, आप लोग इतना डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्विज प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज हुआ, इश्तियाक सर और हमारे टीम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजारी। उन्होंने क्विज प्रोग्राम के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया और हम लोग सक्सेसफुली इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। और सारे स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं काम करना है कि जस्ट इसको एनी हाउ कंप्लीट कर देना है, एनी हाउ सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, ये हमारी मकसद होनी चाहिए। और ख़ासकर 10th क्लास के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि हम लोग ने पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा परिणाम भी मिला है हमको, तो आपसे विनती है कि वो परिणाम को मेंटेन रखें, क्योंकि अभी भी वक्त है। अभी आप अपना जो स्टेटस है, रिज़ल्ट का स्टेटस जो आपका करंट है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है दुनिया में मेहनत करके कुछ भी बदला जा सकता है। और हम लोग आपको हर सपोर्ट के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेनबो की पूरी टीम, ठीक है, हम लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं और टीम का काम होता है हर आदमी, हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर टीचर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके और सपोर्ट लेके हमें कामयाब होना है और अच्छा से अच्छा परसेंटेज गेन करना है। तो इन्हीं बातों से हम अपनी बात ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग क्विज़ प्रोग्राम के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे। किसी भी बॉयज़ से किसी गर्ल्स को इशू नहीं आनी चाहिए। सारे चीज़ को ध्यान रखते हुए एक अच्छे सलीका वाला स्टूडेंट बन करके हम लोगों को सारा काम करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नहीं झुकती ये सर, नहीं झुकती ये सर किसी झुकाने वालों से, ये कारवां तो चलती है खुदा की मेहरबानी से। नहीं झुकती ये सर किसी झुकाने वालों से, ये कारवां तो चलती है खुदा के मेहरबानी से। चाहे लाखों ही पत्थर हमारे सामने क्यों ना हो, ये बंदा चल पड़ता है खुदाई के आजमाने पे। वो इब्राहिम भी चल पड़े थे खुदा के एक हुक्म पे। हम तो उम्मते मोहम्मदिया हैं, हमें क्या डरना किसी की आजमाइशों से। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने अंदर की जोश को इस तरह से बनाए रखें कि लगे कि दिल एक जिंदा है। दिल को जिंदा बना के रखें तो हर मुश्किल से मुश्किल, हर जो है रुकावट आपका जो है वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको मैंने एक कविता भी 10th क्लास में पढ़ाया था, कर्मवीर। तो आप उस कर्मवीर के लायक बने, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज को पार करने के लिए आप ऐसे जोश भरें अपने आप में कि जैसे लगे कि ये 10th कुछ भी नहीं है। क्योंकि हकीकत माना जाए तो ये सिलेबस जो है अभी के दौर के हिसाब से उतना भी नहीं है जो आप नहीं कर सकें, बहुत कम है। और फिलहाल अभी इस क्विज़ के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसका अपने आप में नॉलेज प्लस आपका जो इंटेलिजेंसी देखा जाएगा। आप लोगों के लिए जो मैंने क्वेश्चन सेट किया है, इश्तियाक सर जी जो क्वेश्चन सेट किए हैं
वो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं हो, आपका माइंड टेस्ट हो। क्विज सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं होती है, माइंड टेस्ट के लिए होती है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन का करोड़पति प्रोग्राम जरूर देखा होगा, तो वहाँ पर बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मतलब ये आंसर देना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देने का सलीका भी होना चाहिए और आपके माइंड का टेस्ट भी होता है। तो बेस्ट ऑफ लक। आप जब जो इश्तियाक सर को मैं दे रहा हूँ और क्विज का स्टार्ट किया जा रहा है। और इससे पहले मैं हमारे उर्दू के जो यहाँ पे उर्दू पढ़ाते हैं, आप लोग दानिश नैयर को जानते ही होंगे। तो एक बार की बात है कि जब हमारा देश 1857 की क्रांति में, है ना, ऐसा लगने लगा था कि हम लोग जीत जाएंगे 1857 की क्रांति में ही। 1857 की क्रांति को फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं हम लोग। जानते हो, जब अंग्रेज मतलब कि जब इस ऐसा लगने लगा था हम जीत जाएंगे, लेकिन चुटकी भर अंग्रेज फिर से पुनः हम लोग पे अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर से कहा वो स्टेटमेंट जो आज आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ। लॉर्ड कैनिंग का कहना था, वो कहते हैं बहादुर शाह जफर को सामने में जाके, दिल्ली में जाके कहते हैं, दमदमे में दम नहीं अब जान मांग की खैर की, ए जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। तो मतलब कि कहने का सेंस ये है कि अब तो 1857 की क्रांति के बाद वो कहे कि अब जो है ना हिंदुस्तान में वो दम नहीं रहा जो तुम आज़ादी ले पाओ। तो जानते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के कि बहादुर शाह जफर जो थे मुगल वंश के अंतिम बादशाह, उन्होंने क्या कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते तेज लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। मतलब जब तक मेरे जैसा हिंदुस्तानी जीवित है, एक बहादुर शाह जफर क्या हज़ारों बहादुर शाह जफर आएगा और मैं तुमसे आज़ादी ले के रहूँगा। और वही हुआ 1947 ईस्वी, सबको याद है, और हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसी के साथ हमारे जो उर्दू के टीचर दानिश नैयर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और आप लोगों के लिए जो रिजल्ट बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वो एक भी टेस्ट हो चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े बेचारे करते हैं, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और 2 शब्द आप लोग के सामने बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हिम्मत अफ़ज़ाई और इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बातें तकरीबन तीनों क्लासेस में होती रहती हैं और मैं हमेशा अपनी बातों में जो ज़ोर देता हूँ कि आप सब पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। और इसको यहाँ लगाना लगेगा। और पढ़ाने के साथ साथ में कुछ बातें तकरीबन हर रोज़ होती रहती हैं क्लासेस में। और एक बार मैं फिर से रेनबो क्लासेस की पूरी टीम को, ख़ास तौर से शाहनवाज सर को, जिस मेहनत और लगन के साथ में आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि पढ़ना अलग चीज़ है और पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन, इंतज़ाम और तुम्हारे अंदर में पढ़ने का जज्बा कैसे आए, ये सारी चीज़ें अलग है। और यही सारी चीज़ें तुम्हें प्रेरणा देती हैं, तुम्हें हिम्मत देती हैं, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे हौसले, तुम्हारे अज़्म को और मज़बूत करती हैं कि तुम आगे की ज़िंदगी में कितना आगे जा सकते हो। एक बार से मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ सभी का, शाहनवाज सर का, और हमारे SST के टीचर जानते हैं कि ये बोलने में, अल्फाज से खेलने में काफ़ी माहिर हैं। इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। ये अल्फाज से ही नहीं खेलते हैं बल्कि आप लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा और हमारे मैनेजिंग टीम में रेहान सर हैं, कौनैन सर हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये फैकल्टी से भी ऊपर के दर्जे में है कि आप लोगों के लिए रिज़ल्ट तैयार करते हैं, आपके डिसिप्लिन के लिए इतना ख्याल रखते हैं। याद रखिए कि ये 2 लफ्ज़ जो बोलते हैं यह आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्टिव होता है, प्रभाव डालता है कि आप आगे की ज़िंदगी में कितनी इज़्ज़त के साथ में, कितने डिसिप्लिन के साथ में गुजार सकते हैं। तो इनका किरदार
रेहान सर का किरदार, कौनैन सर का किरदार जो आपकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये निगरां की हैसियत से है, तुम्हारे मेन गार्जियन की हैसियत से है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, क्लास में भी कहते हैं कि ये जो 2 बातें कहते हैं या तुम्हारे सर जो बातें कहते हैं, पढ़ाई के अलावा ये तुम्हारे लिए बहुत अहम रखते हैं। शुक्रिया। ये हाँ, बाकी जो बाकी अब मैं रैम्बो के जो अकाउंटेंट सर हैं, रेहान सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप आएँ और अपने बच्चों के लिए 2 शब्द बोलें। एक बार रेहान सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। जैसा कि आप जानते हैं रेहान सर कितनी मेहनत करते हैं। याद रखना, किसी भी कोचिंग को चला है ना, एक आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था जब तक भी किसी चीज़ का नहीं चलेगा, किसी देश का नहीं रहेगा, है ना, तो वो देश नहीं चल पाएगा। उसी तरह से कोचिंग भी जब तक आप कोचिंग की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कोचिंग अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हमको कुछ रुपया दे रही है, और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं तुम लोगों के दिल में रेहान सर के पैसा मांगने से या कुछ करने से दुख हुआ होगा। तो क्या ये सिस्टम है, सिस्टम जब तक टाइट नहीं होगा, क्योंकि सर को भी पैसा देना पड़ता है, टीचर को और सब चीज़ को। तो मैं रेहान सर से कहना चाहूँगा कि ये काम कर रहे हैं जितनी ईमानदारी से, बहुत जितने लगन से, एक बार इनके ईमानदारी और लगन के लिए जोरदार तालियों से। और रेहान सर को मैं आमंत्रित करता हूँ, आएँ सर, आप 2 शब्द अपने बच्चों के लिए कुछ बोलें। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग आप सभी को देख रहे हैं, वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, और पूर्णिया के सरजमीन पर जैसा कि हम बहुत सारे जगह घूमते हैं और सब जगह कोचिंग जाते हैं, लेकिन इस तरीके का वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट हमने आज तक पूर्णिया के सरजमीन पर कहीं नहीं देखा। और मुझे आशा है कि आप सभी इसी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करते रहें, क्योंकि डिसिप्लिन आपके जीवन का एक हिस्सा है। जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेगा आपके जीवन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए डिसिप्लिन हर एक स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें। डिसिप्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। यही डिसिप्लिन आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं कि आप लोगों की तरह स्टूडेंट हमको मिला नहीं। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी लगन, मेहनत, पूरे शक्ति को लगा दीजिए रिज़ल्ट में कामयाबी करने के लिए। बस इतने बात पे आपको सभी टीचर को आपके रिजल्ट की परवाह है, जानते हैं, क्योंकि एक टीचर ही होता है मम्मी पापा के बाद, है ना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच की टीम है। आप अगर नहीं भी पढ़ना चाहिएगा, ये टीम ऐसे ही आपको पढ़ा के छोड़ेंगे। ये मेरा काम है और हम काम को बहुत ही, जितने भी टीचर हैं यहाँ पे जो भी हैं, आज तुम देखते हो शाहनवाज सर, हमने पूर्णिया, तुम नहीं जानते होगे, इस पूर्णिया का जितना भी कोचिंग है ना, लगभग कोचिंग में हमने काम किया। और जितना दिनों से मैं रैम्बो क्लासेस में काम कर रहा हूँ, शायद ही किसी कोचिंग में इतना दिन में काम किया हो। और शाहनवाज सर ने उसको हैंडल किया और अपने लगन और इससे इस कोचिंग को इस मुकाम पे लेके आया है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये कोचिंग जो है पूर्णिया का ही नहीं, पूरे भारत का, पूरे विश्व का नंबर 1 कोचिंग बन के उभरेगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है मेरी, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं आपके टेस्ट सीरीज के, जो आपका टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, इंशाल्लाह उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कॉपी चेक करने में और सब। और जूनियर मैथमेटिक्स के टीचर, जो जूनियर मैथमेटिक्स आ रहा है आप लोग का, बेसिक क्लासेस कर लेने वाले, और कभी कभी शाहनवाज सर नहीं होते तो मैथ के बहुत बड़े जानकार, मैं आपको बताना चाहूँगा वो कोई और नहीं, हमारे कौनैन सर हैं। तो एक बार कौनैन सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर कौनैन। आप सर कुछ बातें दो बताइए बच्चे के बारे में, उसके बाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे इश्तियाक सर जो ये क्विज़ का जो प्रोग्राम रखा है, ये बहुत ही अच्छा लगा देख करके, मैं इसका आभारी हूँ। और पढ़ने के कई पिलर्स हैं, एग्ज़ाम को पास करने के या रिज़ल्ट अच्छा करने के कई पिलर्स हैं। उनमें से एक पिलर्स हमारा टेस्ट सीरीज है, जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग
जो भी टेस्ट सीरीज का जो आयोजन किए हैं, रेनबो टेस्ट सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो इस टेस्ट सीरीज में कई कमियां थी, उसको हम और शाहनवाज सर, हमारे डायरेक्टर सर मिल करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह से इसका मैनेजिंग हो रहा है और कहीं ना कहीं सुधर भी रहा है। और मैं इसी के साथ सभी बच्चों से ये भी आग्रह करूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो संडे को जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है, बहुत लोग उसमें अटेंड नहीं करते हैं। मैं सबसे पहले उसको पुरजोर कोशिश करना चाहूँगा कि आप जो हैं इस टेस्ट सीरीज में ज़रूर से ज़रूर आएँ, इसलिए कि टेस्ट सीरीज जो है आपका रिज़ल्ट का बढ़ाने के लिए एक पिलर है वो, और उसमें ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें और कोशिश करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन टेस्ट सीरीज से हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं उसमें आपको रिमार्क्स मिलता है कि आपकी यहाँ कमी है, यहाँ पे ये है, तो आप उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा कहाँ कमियाँ हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए, तो इससे आपका रिज़ल्ट में बेहतर प्रदर्शन होगा। और आने वाले समय में हम लोग जो रेनबो टीम जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देंगे। और हम सभी बच्चों से, चाहे वो 9th हो, 8th हो, 10th हो, ठीक है, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस टेस्ट सीरीज में ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है रिजल्ट में। और अभी हम लोग का बेसिक मैथ भी आने वाला है कि आज देख ही रहेंगे, पूर्णिया की धरती पे नहीं, हमको लगता है पूरा पूर्णिया पे नहीं है, ठीक है, पटना में बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग रेनबो के टीम ने हम लोग कोशिश की कि बच्चों को बेसिक मैथ की जानकारी होगी तो वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिक मैथ भी लेकर आ रहे हैं, इस पर हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा मैथ भी अच्छा होगा। और इसी के साथ मैं सबको कहूँगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। इस टीम का एक रूल रेगुलेशन होगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे सर के द्वारा या मेरे द्वारा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सर के द्वारा या मेरे द्वारा, इसका टाइमिंग होगा मात्र 30 सेकेंड। अगर 30 सेकंड के अंदर आंसर देते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारे जो उर्दू के जो टीचर हैं दानिश नैयर साहब एक घंटी बजाएंगे 30 सेकंड होने के बाद। अगर उतना देर में आंसर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो गलत करार दिया जाएगा। और आप लोग से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों के ग्रुप में जिनके पास भी आंसर होगा, आंसर वो कैप्टन को बताएंगे। और जो है मैच रेफरी, कैप्टन के द्वारा बोला गया आंसर ही राइट होगा जी सर, चाहे वो गलत हो या सही हो। कैप्टन जो आंसर बोल दिया वही आंसर राइट होगा। और आप लोग हर कोई क्वेश्चन का आंसर कैप्टन को देंगे और कैप्टन आंसर बोलेगा। हाँ, जिसको पता होगा कि आंसर वो खड़े हो जाएंगे और कैप्टन को बता देंगे और कैप्टन आंसर देगा। चले शांत रहो। 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, जो 3 क्वेश्चन में जो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन ले सकते हैं। अगर पास कर दिए, अगर नहीं जानते हैं पास कर दिए तो वो 15 अंक नहीं मिलेगा। अगर आप गलत बोलते हैं, दूसरी टीम इसका आंसर जानता है तो उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और रोशन को यहाँ बुलाना चाहूँगा और सादाब आलम, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। शाहनवाज सर जो डायरेक्टर है, उनके साथ तुम कोचिंग में टाइम बिताई और सब भी कोचिंग में पढ़ी, तुम यहाँ पढ़ के तुमको क्या अलग लग रहा है, या तो कुछ कमी है या कुछ अच्छाई है, उस विषय में कुछ बातें बताओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ के, और सब भी कोचिंग में पढ़े, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा लग रहा है पढ़ने में। थैंक यू। और आपका जो प्रोग्राम आज इस टीम की कैप्टन है, क्या तैयारी है आपकी? आपका मैच जो है जो कैप्टन है सादाब आलम, उनसे आपका मैच दिया गया है, आप चाहिएगा कि उनसे जीत पाए हम? यस सर। और तैयारी का क्या है? यस सर। ठीक, बहुत अच्छा। तो जाइए बैठिए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साइका रोशन का। और मैं दूसरे टीम के कैप्टन सादाब आलम से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे पास आएँ और बताएं कि आपका इस बार बोर्ड एग्ज़ाम भी है और हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज और सब सब्जेक्ट के विषय में क्या आपको लग रहा है कि क्या आप मार्क्स आना चाहिए या किस तरह की तैयारी है आपकी टेस्ट बोर्ड के लिए, इस विषय में बताएं। हमारे 9th के स्टूडेंट और 10th के अपने सहपाठी जो हैं उनको बताएं। गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैंने इस कोचिंग में 3 साल से अपना शिक्षा ग्रहण कर रहा है। सबसे पहले मैं इस कोचिंग से आया, इस कोचिंग में आया और मैंने 8th पढ़ी, 9th पढ़ी और मैं 10th में हूँ। मुझे इस कोचिंग का मैनेजमेंट बहुत ठीक लगा।
इस कोचिंग में हमें खुलकर बोलने का मौका दिया जाता है और पूरी जो मेरी दिक्कत होती है उसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो मैं अभी ग्रुप डी का कैप्टन हूँ। मैं अपने टीम से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी आंसर अगर आपको मालूम है और मेरे टीम वर्कर्स को बताएं और वो सर से इसका आंसर बोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं इश्तियाक सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस क्विज का आयोजन किए हैं और मैं शाहनवाज सर को भी बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ और मैं सारे स्टूडेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज इस टीम में आप इस रेनबो टीम में आप भी शामिल हैं और थैंक यू सर। मैं जाना चाहता हूँ इसलिए बहुत चलिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। मैं आप लोग को बता दूं 2 ही सेकंड के बाद 2 मिनट मात्र आप लोग का लूँगा, उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि क्विज का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो टीम है खास करके शाहनवाज सर जो जिसके वजह से ये कोचिंग चल रहा है, जिसको मैनेज कर रहे हैं, चाहे जो भी सर हो, अफसर सर हो, शाहनवाज सर हो, जो कोचिंग को चला रहे हैं जैसे शाहनवाज सर, इसलिए मेहनत करते हैं कि तुम लोग का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो पाए। जानते हो तुम लोग के जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जितना भी कोचिंग में पैसा आता है ना, सिर्फ वो हम ही कोचिंग चला रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन हम लोग का पैसा आता है तो इधर उधर खर्च होता रहता है। लेकिन शाहनवाज सर आज तक जो है ना, जो पैसा आता है वो कोशिश करते हैं अपने बच्चे के पीछे पैसा खर्चे। क्यों? आखिर क्यों? वो चाहते तो पैसा कमा सकते थे ना। अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है आप लोग का, उससे भी पैसा और सब कोचिंग लेता है। जैसे हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 200 रुपया करके लिए बच्चे से, 12th वाले का मात्र 30 टेस्ट लेंगे। तो कहने टेस्ट का पैसा भी ले सकते थे, वो नहीं लिए, सिर्फ ये सोच कर कि मेरा बच्चा जो ना अच्छा करे, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए। क्या आप लोग उनका जो वो सोच रहे हैं उनको पूरा कामयाब कीजिएगा 10th का स्टूडेंट। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़िएगा ना आप लोग, भर दिन पढ़िएगा ना, इतना पढ़िए कि आने वाले समय में जो ना पढ़ना ही नहीं पड़े। और शाहनवाज सर जानते हैं ये बोलते हैं कि सर कंटेंट को तगड़ा कीजिए सारा टीचर को। क्यों? कि कंटेंट अगर तगड़ा होगा, मेरा आने वाले समय में जो स्टूडेंट अगर कोटा जाए कहीं जाए, वो जो टीचर को गाली ना दे, जहाँ से हम पढ़ के आए हमको कुछ नहीं पढ़ाया। इसीलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारा चीज़ एडवांस चीज़ को भी बताया जाता है इस कोचिंग में, इसलिए कि आपका रिजल्ट में क्या हो सके, सुधार हो सके। ये क्विज कराने का मेन मकसद ये नहीं है कि आपका नॉलेज को ये करना, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है इस क्विज कराने का कि आप लोग का इंटरटेनमेंट के साथ साथ क्या हो जाए, आप लोग कुछ सीख पाएँ। तो आप लोग सायका रोशन आप तैयार हैं? पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है और सादा आप लोग के टीम से मेरा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस क्विज कंपटीशन का। और आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, और सायका रोशन और जो मैनेजमेंट के ये हैं, आप लोग से देखिए, तादाद से कुछ नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे मेरा तादाद कम है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिराजुद्दौला 30,000 सैनिक थे उसके पास प्लासी के युद्ध में। 8th क्लास के स्टूडेंट को बताएं हम 30,000 सैनिक, और मात्र 1700 सैनिक किसके पास था? अंग्रेजों के पास। और प्लासी का युद्ध कौन जीत गया? 23 जून 1757 को। तो याद रखना, भीड़ से कुछ नहीं होता है, होता है तो किससे? नॉलेज से होता है। तो एक ही आदमी काफ़ी है किसी को हराने के लिए या जिताने के लिए। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, मैथ का दौर है, मैथ से ही पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो वैसा क्वेश्चन रहेगा ना, मैथ से ही पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सामना से सही है सर, वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, बिल्कुल सही बोला। अब मैं पूछना चाहूँगा ग्रुप ए सादाब आलम जो ग्रुप डी में है, ग्रुप डी में सादाब सर, और मंतसा जिसकी वॉइस कैप्टन है, आप लोगों से मेरा पहला क्वेश्चन है, √2 जो है वो इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? √2 वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? बहुत इजी क्वेश्चन। परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है √2? चलिए बोलिए वहीं से, सर हैं वहाँ पे। परिमेय संख्या। ओह सर सही है ना, बिल्कुल सही है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सादाब का। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? डेट समेत बताना है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन 28 जुलाई 1914। बेवकूफ, जब भी मुंह खोलता तो गलती बात बोलता है। बिल्कुल सही है सर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। क्या नाम है आपका? सादाब आलम। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, है ना, 1919 ईस्वी में वो संधि हुई थी, उस संधि का नाम क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो संधि हुई थी वर्साय की संधि। बिल्कुल, वर्साय की संधि हुई थी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सादाब आलम का। वर्साय की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन साइंस का दौर है, तो साइंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सबसे पहले कोशिका की जो खोज किसने किया था? कोशिका का जो खोज किया था उस किसने किया था? रॉबर्ट हुक। सही है सर, रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही जवाब। रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका का खोज। अगला क्वेश्चन साइंस है, तो आप लोगों से WBC जो होता है ना, WBC के बारे में बताना, ये कितना दिन जीवित रहता है? WBC कितना, व्हाइट ब्लड कर्व सेल्स कितना दिन जीवित रहता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से। WBC व्हाइट ब्लड कर्व सेल्स कितना दिन जीवित? ऑप्शन है आप लोग के पास, ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन ए, कैप्टन को बोला जाए ऑप्शन अगर चाहिए तो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन ए 2 से 5 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन डी 130 दिन, ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा 60 दिन। क्या सर सही है? रॉन्ग आंसर है। अब अगर आप लोग जानते हैं, अगर बता दीजिएगा तो आप लोग को 1 मार्क्स प्लस दिया जाएगा। 2 से 5 दिन। क्या सर सही है? बिल्कुल, WBC जो जीवित रहता है 2 से 5 दिन जीवित रहता है। कितना दिन जीवित रहता है? 2 से 5 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है SST का क्वेश्चन, मतलब कि 2 क्वेश्चन हो चुका है सर, उसको प्लस 1 मार्क्स दे दीजिए। हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सीमा रेखा भारत के 3 राज्यों से मिलती है? वो कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सीमा रेखा भारत के 3 राज्य, मतलब कि वो कौन सा भारत का राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा रेखा 3 देशों से मिलती है? उसका नाम बताना उस राज्य का। मैप तो बता दिए 9th वाले को, 3 देशों से उसकी सीमा मिलती है। ऑप्शन ले सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल गलत। जो 3 देशों की सीमा मिलने वाली जो देश है वो बिल्कुल गलत है, जम्मू और कश्मीर। अगर आप लोग बता सकते हैं बता दीजिए। ऑप्शन नहीं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही ऑप्शन दिया जाएगा। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 देशों से मिलती है? 3 देशों से मिलती है। वो देश कौन है, वो राज्य कौन है जिसकी सीमा रेखा 3 देशों से मिलती है? ऑप्शन 1 ऑप्शन खत्म हो गया आप लोग का। ऑप्शन लेना चाहोगे? ऑप्शन अरबाज ये नहीं तो कुछ राज्य, चलो ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 किससे मिलती है रे? 3 देशों से। अब पूछोगे नहीं कौन कौन देश सर? वो उसकी सीमा रेखा नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती है। और ये राज्य जो बना था 1975 में बना था। कब बना था? 1975 ईस्वी में बना था। ये भारत का 22वां राज्य था। क्या राज्य था? भारत का 22वां राज्य था सिक्किम, जो 1975 ईस्वी में बना था। तिब्बत से कट करके 1936 ईस्वी में वहाँ का राजा उसको देश बनाने की घोषणा कर रहा था। और 1936 ईस्वी में मतलब कि वो देश बनाने की घोषणा कर रहा था, लेकिन बाद में चल के सिक्किम भारत का राज्य बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से है, इनमें से किस राज्य की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? इनमें से किस राज्य की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ऑप्शन ए केरल की, ऑप्शन बी बिहार की, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर की, ऑप्शन डी गुजरात की। इस राज्य की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरला। किसकी नहीं मिलती है? किसकी सीमा रेखा नहीं मिलती है गुजरात से? ऑप्शन ए है तुम्हारा राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। किसकी सीमा रेखा नहीं मिलती है? जल्दी से बताओ। ये बोलो जल्दी से, टाइम खत्म हो गया सर। है वो बजेगा अपने आप।
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस बच्चे का। केरल की सीमा रेखा जो है वो इन राज्यों से होकर नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेखा है जो कर्क, इनसे कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित है? ऑप्शन, क्वेश्चन उसी कर्क रेखा पर अवस्थित है उस राज्य को चुनना है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तुम्हारा बिहार, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्या बोल रहे हो तुम लोग? कर्क रेखा पर इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य जो है ना कर्क रेखा, 3 राज्य ऐसा होगा जो नहीं गुजरता है, एक राज्य गुजरता है, उसका नाम बोलना है कौन सा। हम 4 ऑप्शन लेंगे, उसमें से एक राज्य होगा। केरल, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। चलिए ठीक है, तो ये बच्चा बोला जम्मू कश्मीर, जो गलत आंसर है। मित्र पर गमछा झार, ये सूत्र है, मतलब कि भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिससे सीमा रेखा, मतलब कर्क रेखा से गुजरती है। गुजरात एक ऐसा राज्य था जिसकी सीमा रेखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान में? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर। गेहूं उत्पादन करने में प्रथम राज्य जो है वो कौन है रे? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा कोयला का जो भंडार है, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो कौन है? झारखंड। चलिए सही है सर, मार दीजिए और कैप्टन से पूछ के बोलोगे। झारखंड जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले आपके तरफ। आप लोग को बताना है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 सर। हाँ बिल्कुल 1 होता है। आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री? 1 होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, हक का जमा क्या होता है? हक का जमा क्या होता है? हुकूक सही है सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, हक का जमा हुकूक होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, उस्ताद का जमा क्या होता है? उस्ताद का जमा क्या होता है? उस्ताद, असातजा। सही है सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, असातजा होता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अफसर सर, जितना क्वेश्चन बचे हैं अफसर सर आप तुम लोगों से पूछेंगे क्वेश्चन। लीजिए सर। ग्रुप सी से मेरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ले सकते हो। ऑप्शन ले सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया। आप कैप्टन को बोलिए क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है आपका। इस ग्रुप को जो है दिया जाता है। ग्रुप डी क्या यह आंसर देना चाहते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? बोलो। बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में, कोशिका का कौन सा भाग दवाई के रिएक्शन को रोकने में काम करता है? कोशिका का कौन सा भाग दवाई के रिएक्शन को रोकने में काम करता है?
ऑप्शन एक ही बार लिया है। चलो, अंतःस्रावी ग्रंथि, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। रिपीट कीजिए एक बार फिर। दवाई का निरामिष जिसको बोलते हैं हिंदी में कि दवाई का जो है रिएक्शन को रोकने के लिए कोशिका का कौन सा भाग वर्क करता है। आपको ऑप्शन दिए हैं अंतःस्रावी, अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। टाइम अप। चलिए 8 नंबर गलत हो तुम लोग जानते हो क्या? और लास्ट क्वेश्चन 9th का था ना, 10th का पूछे ना। वही सवाल इनसे पूछिए। हो गया क्वेश्चन है ग्रुप सी से। हाँ, इसको बोल सकता हाँ, आप लोग आंसर बोल सकते हैं। क्वेश्चन है कि दवाई का जो है डिसएक्टिवेशन, किसी भी पॉइजन का डिसएक्टिवेशन करने के लिए, दवाई का निरामिष करने के लिए कोशिका का कौन सा भाग वर्क करता है। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इसका क्या होगा? इसका आंसर अंतःपर्दवी जालिका होता है। चलिए, अब आप लोगों का सी से क्वेश्चन है मेरा। चलो सुनो। क्वेश्चन सी से है, एक कुत्ता के सामने एक लाल रंग का पर्दा रखा जाता है, तो कुत्ता को वो लाल रंग का पर्दा किस रंग का दिखाई देगा। एक कुत्ता के सामने एक लाल रंग का पर्दा रखा जाता है, तो उस कुत्ते को वो पर्दा किस रंग का दिखाई देगा। एब्सोल्युटली राइट आंसर है। कुत्ते को कोई भी रंग जो है वो काला ही दिखता है। अब क्वेश्चन जो है डी नंबर से है। एक 5 फुट का आदमी एक 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के एकदम नज़दीक में नाई के दुकान में जाके बाल बनाने जाता है। वहाँ जाके वो खड़ा होता है 5 फुट का आदमी, तो वो जो है नाई के दुकान में उस दर्पण में वो कितना लंबा दिखेगा। एक 5 फुट का आदमी नाई के दुकान में जाता है, तो वो जा करके नाई के दुकान में जा करके पूरा सेट करके जो है शीशा से बैठता है, दर्पण के सामने बैठता है, तो वो 5 फुट का आदमी जो है कितना बड़ा दिखेगा। एब्सोल्युटली राइट है, आंसर है कि कोई भी, ये आपको पता है कि आपको पिछले कुछ दिन ही बताए थे कि जो अवतल दर्पण फोकस और ध्रुव के बीच या फिर फोकस वक्रता केंद्र के बीच अगर कोई आदमी खड़ा रहता है तो सीधे उसका दुगुना ऊंचाई जो है प्रतिबिंब बनाता है। क्या हमने बताया है? आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। ग्रुप सी। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कैप्टन से पूछा था रे, पूछ के भी गलती बोलता है रे। चलो बिल्कुल सही जवाब, सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग को बताना है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मौलिक अम्ल। क्यों बताया था रे? बिल्कुल सही जवाब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन बताया तो सही है ना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, हमको भी सर ही बताए थे, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है कौन है रे? 4 है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, यूक्लिड सर का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। यूक्लिड ने एक फार्मूला दिया था, है ना? उस फार्मूला का नाम क्या है?
जो संख्या 2 के पावर n 5 के पावर m हो वही संख्या 0 पर समाप्त होगी। वो फॉर्मूले का नाम क्या है? यूक्लिड। सर ने एक फॉर्मूला दिया था और तुम्हारे 10th में ये फॉर्मूला है। नाम बताना है, सर से नाम पूछ लेंगे हम। हाँ, नाम क्या है उस फॉर्मूले का? क्या सर? सही है सर, बिल्कुल यूक्लिड थ्योरम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और सर वो जो फॉर्मूला बड़ा सर A बराबर BQ प्लस R, सही है सर? बिल्कुल, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष होता है। बिल्कुल, ये यूक्लिड सर ने ये किया था। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कोई बच्चा? सबसे क्वेश्चन है मेरा, यूक्लिड सर किस देश के थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे यूक्लिड सर। और उसने एक सराहनीय योगदान दिया मैथ के क्षेत्र में, है ना। उसी तरह से हमारे देश में आर्यभट्ट सर का भी नाम आता है, हमारे देश में रामानुजन सर का भी नाम आता है, जिन्होंने मैथ के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया। आज AP जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, वो किसने दिया? वो देन है हमारे देश के रामानुजन सर का। रामानुजन सर ने ही दिया था। कितना क्वेश्चन हो चुका है सर? 11 हो गया, 12वां क्वेश्चन आप लोगों से है, तो 12वां क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना है। 12वां क्वेश्चन जो है आपका, आप लोग को बताना है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन। आर्गन की परमाणु संख्या कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18। सही है सर, बिल्कुल। आर्गन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 18 होता है। आप लोग को बताना है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। सही है सर, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaCO3। क्या सर वहां से सही है? बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप लोगों से अगला क्वेश्चन है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये बार बार एग्जाम में पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे जिप्सम भी कहा जाता है, उसका सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का PU नहीं होता है, CA ही होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन आएगा तो मान ही नहीं लगा रे, ऐसा थोड़ी है U और A में एंटर होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कस मत करो। डिस्कस नहीं करो और बताना है वो देश है, उस देश का नाम बताना है जिसमें एक भी नदी नहीं है, बिना नदी वाला देश। सऊदी अरब। सऊदी अरब, बिल्कुल। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है ना। आपको बताना है आप लोग को वो कौन सी 2 नदी है जो देव प्रयाग में आके मिल जाती है, जिससे गंगा नदी का निर्माण होता है। वो 2 नदी का नाम बताना है। 2 नदी जो देव प्रयाग में आके मिलती है, गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी होते हुए कहाँ से जाती है? यह जब बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो उस नदी का नाम बताना, कौन 2 नदी के मिलने से। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन खत्म नहीं हुआ सर। ऑप्शन A अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन B सिंधु और रावी नदी, ऑप्शन D कावेरी और गंगा नदी, ऑप्शन कावेरी और सतलज नदी, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए। सिंधु और कावेरी, बिल्कुल गलत जवाब। कौन 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? भागीरथी और अलकनंदा। बिल्कुल, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से, है ना, ये देव प्रयाग में मिलती है। और भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी का निर्माण होता है, जिसकी जल उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। और यह नदी, खास बात यह है कि यह नदी हमारे बिहार से होकर भी गुजरती है। अब तुम लोग को देखना होगा तो कभी भागलपुर या कटिहार चले जाना, वहाँ से होकर यह नदी क्या करती है? गुजरती है। और यह नदी जब गुजरती है तो जलोढ़ मिट्टी का क्या करती है रे? निर्माण करती है। आप लोग को बताना है वो कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा जल को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। उस मिट्टी का नाम बताना। काली मृदा। बिल्कुल सही जवाब, काली मृदा सबसे ज्यादा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है?
कैप्टन से भी पूछ लो सर। ठीक है सर, हो गया सर? क्या सही बोला है? हाँ हो गया सर। तो इस तरह से मैं शाहनवाज सर को यहाँ बुलाना चाहूँगा। अब फाइनल स्कोर शाहनवाज सर बताएंगे कि कौन टीम किस स्थान पे और कौन टीम विनर है और कौन जो है इस मैच को हार चुकी है। तो शाहनवाज सर आइए, आप बताइए। ग्रुप सी और ग्रुप डी के बीच ऑर्गेनाइज हुआ और इसमें आपका अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए और आपने आंसर दिया और सारे कैलकुलेशन यहाँ सर लोग बैठ के किए, ठीक है। और मार्क्स अगर ऑब्वियसली है तो इसको हम लोग हार और जीत नहीं बोलेंगे। हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो लड़ाई किए और उसमें हम अच्छे पायदान तक पहुँचे, ठीक है। थोड़ा सा के लिए उनसे हम कम रह गए, ठीक है। अगर कोई टीम जिसको हम लोग बोलते हैं कि विनर हो गया और कोई टीम हम लोग जो है हार गए, वो हार नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा और हमको प्रिपरेशन की ज़रूरत है और हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कोई हार और जीत की बात नहीं है और किसी को तकलीफ़ भी नहीं होना, ठीक है। बस ये है कि जो भी रिज़ल्ट होता है ना, वो सिर्फ मेहनत से ही नहीं होता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन उसी तरह का पूछा गया, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए जो आपको याद था या आपका किस्मत साथ दिया, ठीक है। इस वजह से आप जीत गए, ठीक है, और इस वजह से वो हार गए, ठीक है। तो इसको हार जीत नहीं लेना है। तो क्या करना है, ग्रुप सी का मार्क्स बोलना। तो ग्रुप सी टोटल स्कोर किए हैं 15 में, ग्रुप सी टोटल स्कोर किए हैं 15 क्वेश्चन में 14 मार्क्स उनका मिला है और ग्रुप डी जो है 15 में 12 ले आए हैं, यानी तीन ही मार्क्स का डिफरेंस हुआ है। घबराने की बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट बार जो फिर होगी क्विज़ उसमें हम लोग आगे बढ़ने के उम्मीद करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट राउंड का जो विनर टीम हुआ वो हो गया आपका ग्रुप सी, ठीक है। अब जो है अब ग्रुप जो बी है या ग्रुप सी जो है वो टीम से बाहर हो गए, ठीक है। ग्रुप डी सी का ग्रुप डी। अब जो आपका राउंड होगा वो ग्रुप बी और ग्रुप ए के बीच, और मैं शुभकामना देता हूं कि आप दोनों एक ही मार्क्स का फ़र्क लाएं, ठीक है, 3 मार्क्स का फ़र्क नहीं लाएं, ठीक है। चलिए फिर बिल्कुल आप लोगों से बिल्कुल, अगर गेम होता है तो कोई हारता है और कोई क्या करता है, जीतता है। तो ऐसा नहीं था कि ग्रुप ये ने कम ये स्कोर किया, लेकिन 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं सबका एक तरफ से मरम्मत होगा कल। और बहुत ही अच्छा लगा कि साइका रोशन के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए कि साइका रोशन की ग्रुप सी की टीम जो फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। और सादा बाबू एक बार आप यहाँ पे आएंगे और 2-4 शब्द बोलिए, आइए। आपकी टीम, इसीलिए मैंने कहा था कि तादाद से कुछ नहीं होता है। सादा आप कहाँ कमी हुआ जिसकी वजह से आप ये मैच आपके हाथों से चले गया, बताएंगे थोड़ा सा। साइका रोशन को हम बधाई देते हैं कि आप विनर हैं ग्रुप सी के, और हम अपने टीम से भी कहना चाहते हैं हम लोग हारे नहीं हैं, अगला बार जीत मेरी होगी। और साइका रोशन के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं स्वयं साइका रोशन को बुलाऊंगा नहीं, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि आपकी टीम जीत चुकी है। तो आप लोग एक काम कीजिए, बैठ जाइए। और सर अब ये जो मैच होगा ग्रुप किसके बीच होगा? बी और ए के बीच होगा। अब कोई भी स्टूडेंट उस टीम का इधर उधर नहीं जाएंगे, आप लोग बैठे रहें। और मैं आप लोगों से आप क्वेश्चन हमारे जो स्कोरर हैं अफसर सर यहाँ पे, मैं सबसे पहले अफसर सर को कहूँगा, अफसर सर को आमंत्रित करता हूँ कि अफसर सर आएँ और ग्रुप और डी सी और ए और बी के बीच सर जो मैच का ये है आप शुभारम्भ करें सर। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं एसएसटी से ये क्वेश्चन ग्रुप ए से पूछना चाहूँगा। इसमें ग्रुप ए इधर है कि हमारा राज्य बिहार, हम जो है 3-4 ऑप्शन बोलेंगे, इनमें से आपको बताना है
कि हमारा राज्य बिहार का सीमा इस राज्य से नहीं मिलता है। जिस राज्य से नहीं मिलता है वही आपका राइट आंसर होगा। तो हम बोलना चाहेंगे कि हमारे राज्य बिहार से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी। उड़ीसा। क्या इश्तियाक सर ये राइट आंसर है? बिल्कुल सर, उड़ीसा। तब सर उनका टिकट कुछ ये राइट आंसर है कि उड़ीसा ऐसा राज्य है जो बिहार से इसकी सीमा नहीं मिलती है। ये कुछ दिन पहले ये उड़ीसा हमारे बिहार का ही भाग था जो 1936 में हमारे बिहार से अलग हुआ है। ये झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारे बिहार से अलग हुए हैं। और आप जो है अभी आपको यूपी बताए, ये हमेशा से बिहार से अलग रहा, और जबकि बिहार खुद 1912 में हमारे बंगाल से अलग हुए। तो इस तरह से हमारा बिहार का निर्माण 1912 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों से एक अलग प्रांत के रूप में बना, और उन बिहार से कई फिर राज्य बने, और अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना तो बिहार से ऐसे अलग हुआ जैसे बिहार का जान लेकर के निकल गया। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बिहार और झारखंड जब मिला हुआ था तो बिहार एक बहुत शक्तिशाली देश था, क्योंकि बिहार एक शक्तिशाली जो राज्य था, इसलिए माना जाता था क्योंकि यहाँ की खनिज उत्पादन बहुत अधिक थी। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो लगभग 97% खनिज वो झारखंड में चला गया, जो मात्र लगभग 3% बिहार में रहा। और इस वजह से बिहार वासियों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो हम जो है इस पर एक क्वेश्चन इस ग्रुप से पूछना चाहेंगे कि जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो झारखंड कितना जिला लेकर के अलग हुआ था? हाँ, ग्रुप बी के लिए अब मेरा क्वेश्चन है कि जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से तो वह कितना जिला लेकर के अलग हुआ था? ऑप्शन दें? 17, 18, 19, 20। आपको बता दें कि जब अलग नहीं हुआ था तो 55 जिला था बिहार में। राइट आंसर है कितना जिला सर? 18। घटा दिया तुरंत। और क्वेश्चन चलिए, अब इस तरफ से हम क्वेश्चन पूछेंगे ग्रुप ए से। ये जो पृथ्वी है हमारा कितना केजी द्रव्यमान है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं देंगे हम। कैप्टन साहब क्या सही आंसर है? चलिए, एकदम राइट आंसर है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg है। तो मैं अब ग्रुप बी के तरफ जाता हूं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी पृथ्वी का केंद्र से हम जो खड़े हैं इसकी औसत दूरी कितनी है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ग्रुप बी के लिए ऑप्शन। कैप्टन क्या ये राइट आंसर है? एब्सोल्युटली राइट आंसर है। अब मेरे तरफ से लास्ट क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए करना चाहूंगा ग्रुप ए से कि आंसर आपका दो इसमें मिक्स है। क्या है? नॉलेज प्लस इंटेलिजेंसी, दोनों आपका टेस्ट है। ये लास्ट मेरा जो है क्वेश्चन में, तो इसीलिए धैर्य से आराम से आंसर देंगे। आप लोगों से आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी,
कि अगर हमारे शरीर का अग्नाशय यानी पेनक्रियाज हट जाए तो हम किस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं? अगर हमारे शरीर का पेनक्रियाज ऑप्शन कैंसर, डायबिटीज, बुखार, हेपेटाइटिस। एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ग्रुप बी से मेरा एक क्वेश्चन है। ग्रुप बी से मेरा क्वेश्चन है, अगर हमारे शरीर से स्पाइनल कॉर्ड को निकाल दिया जाए तो आपके शरीर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हमारे शरीर से स्पाइनल कॉर्ड को निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन है देखना बंद हो जाएगा, ऑप्शन है हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा, ऑप्शन है शरीर कट जाएगा और ऑप्शन है बाल खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट आंसर है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? न्यूटन के फर्स्ट गति के नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से हमें क्या मिलता है? ऑप्शन खत्म हो चुका पहले ही, बोलो। अपनी स्थिति बनाए रखते उसमें बाहरी पल कार्य ना करे कुछ। मिलता क्या ये पूछ रहे हैं, बकाने उकाने कोशिश मत करो। चलो ठीक है, बिल्कुल गलत आंसर है। अगर आप लोग को पता है तो बताइए। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें क्या मिलता है, पता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। किसका परिभाषा मिलता है? याद कर लेना, किसका परिभाषा मिलता है? अरे न्यूटन। क्वेश्चन आप लोगों से है, न्यूटन के जो नियम वो लाया तो न्यूटन में बताना है छोटी जी का मान कितना होता है। न्यूटन के छोटी जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या सही है सर? बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इस बच्चे का। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, जेडीयू नाम तो सुना ही होगा, है ना? जेडीयू का गठन कब किया गया था? जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का गठन कब किया गया था? 1999 को। क्या कॉन्फिडेंट इतना है? गलत। 1999 सही है रे? बिल्कुल बिल्कुल 1999 ईस्वी में जेडीयू का गठन किया गया था। आप लोग को बताना है भारत राष्ट्र कांग्रेस, नाम तो सुना ही होगा। इनके संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने की थी? पूछ लो, कैप्टन बोलने के लिए दिया जाए। चलिए बिल्कुल गलत जवाब, वैमस चंद्र बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष है। अगर आप लोग सही देते हैं तो प्लस 1 मार्क्स मिलता है। ए.ओ. ह्यूम ने, किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से है ना? क्वेश्चन है अमेरिका, है ना? अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। बिल्कुल, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? दुनिया का पहला देश था अमेरिका जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना किया था। दुनिया का पहला देश था अमेरिका जिन्होंने किसका स्थापना किया था? लोकतंत्र की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था जी? लोकतंत्र का। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? अमेरिका, तुम ही लोग से क्वेश्चन है। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? 1789। 9th में पढ़ते हो? गुड, बिल्कुल 1789 को अमेरिका का संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया।
पहला अंग्रेज कौन था जो कैप्टन जहां मतलब कि तुम्हारा वो अंग्रेज कौन था जो मतलब कि भारत की यात्रा किया? किसकी यात्रा किया? भारत की यात्रा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आया। वो अंग्रेज का नाम कैप्टन हॉकिंस था। वो किसके दरबार में भारत आया था? जहांगीर। बिल्कुल, जहांगीर के दरबार में क्या आया था? वो भारत आया था। चलो सही कर दीजिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है ना? अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, गोवा दमन में द्वीप को भारत सरकार ने किससे मतलब कि आज़ादी दिलवाई थी? गोवा और दमन द्वीप पर किसका कब्जा था? गोवा दमन द्वीप पर किसका कब्जा था? ऑप्शन ए अंग्रेजों का, ऑप्शन बी डच का, ऑप्शन सी पुर्तगालियों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुर्तगालियों का बिल्कुल सही जवाब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा और दमन द्वीप में। आप लोग को बताना है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच समझ के बताना है। मौलिक अधिकार को केमा संशोधन के द्वारा भारत में है ना, मतलब कि मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी लेकिन उसमें संशोधित किया गया है ना। वो संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन है तुमके पास, ले सकते हो। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था जिससे मौलिक अधिकार को भारत की अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन चाहिए क्या? टाइम हो जाएगा तो ऑप्शन नहीं मिलेगा फिर। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन 1973, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी 10वां संविधान संशोधन 1991। टाइम आउट। 10वां गलत भी है सर। चलो अगर तुम लोग बताते हो तो मिल सकता है 1 मार्क्स। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था जिसके द्वारा मौलिक अधिकार को हमारे अनुसूची में जोड़ा गया था? 1976, 1978, 1991, 1992। 76 बिल्कुल सही जवाब। 1976 के तहत मौलिक अधिकार को भारत की अनुसूची में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार जो है, बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत बिहार में वन है? 7%। बिल्कुल। आप लोग का क्वेश्चन बताना है। सर सही कर दिए सर। सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो कौन है? और तुम लोग से वही क्वेश्चन था, ये लोग का सही कर दिया है ना सर? ठीक, फिर तुम ही लोग से क्वेश्चन होगा। ओ हाँ, देखिए सर किससे होगा क्वेश्चन? ठीक ठीक ठीक, हाँ एक क्वेश्चन होगा तुम लोग से। तुम लोगों से क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन तुम लोगों से है, कमीज, दिशा, उसके बाद तुम्हारा कमीज हो गया, दिशा हो गया, उसके बाद ज्योमेट्री का भी शुरुआत एक देश में हुआ था। उस देश का नाम क्या है? कमीज, मोजा है ना, उसके बाद ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ था उस देश में है ना। उस देश का नाम क्या है जहाँ से ज्योमेट्री आया? यूनान। हम इस क्वेश्चन को लेकर शानवाज सर के पास चलना चाहेंगे। सर यूनान से ही ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ था। बिल्कुल, कमीज, जूता और इसका ज्योमेट्री का जो शुरुआत हुआ था वो किस देश से हुआ था? यूनान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? यूनान से। कागजी नींबू, हल्दी, प्याज, सब्जी इत्यादि उत्पादन में है ना, कागजी नींबू हो गया, हल्दी हो गया, उसके बाद तुम्हारा नींबू हो गया, मसाला हो गया, इत्यादि उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? बिल्कुल भारत का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उस स्टूडेंट का। भारत का कौन सा स्थान है रे? प्रथम स्थान है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, भारत के सबसे मतलब कि महान आयुर्वेद के विद्वान जिसका नाम चरक था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा चरक संहिता, ये किसके दरबार में रहा करते थे? ये तुम्हारा क्वेश्चन भी था है ना। चरक संहिता, चरक का संबंध किस देश से? तो भारत से है। तो ये किसके दरबार में रहा करता था चरक? वो ऑप्शन है, बचा हुआ ले सकते हो अगर नहीं पता है तो।
ऑप्शन ए अशोक के दरबार में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन सी कनिष्क के दरबार में, ऑप्शन डी बिंबिसार के दरबार में। टाइम हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और सब बच्चा है पीछे में आगे में, तुम ही लोग यहाँ यहाँ करने लगता है रे गधा गई का सब। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल गलत जवाब है। तुम लोग बता सकते हो, बताओ। ऑप्शन है तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। चरक का संबंध किस, मतलब कि चरक जो है किसके दरबार में रहा करता था? अशोक। बार बार तुक्का तुम्हारा लग जाएगा क्या रे? तो कहने वाला सच्ची में बिल्कुल गलत है। कनिष्क के शासन काल में रहता था। किसके शासन काल में रे? कनिष्क के शासन काल में, है ना। अगला क्वेश्चन है तुम लोग से, कौटिल्य, चाणक्य, हाँ तुम लोग से क्वेश्चन है, वो गलती हो गया। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त भारत के सबसे बड़े विद्वान जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया। आज तक कहा जाता है, कहीं भी मतलब कि ज्योतिषी वगैरह होता है, इसी किताब से, इनके किताब अर्थशास्त्र से क्या क्या देता है रे, वो अपना हवाला देता है। और उस समय के भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान ये किसके दरबार में रहा करते थे? उनका प्रधानमंत्री भी थे ये। ऑप्शन ले सकती हो तुम लोग चाहोगी तो। ऑप्शन वही है, बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार। उसके बाद तुम्हारा बिंदुसार, अशोक, और बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया और अजातशत्रु हो गया। अशोक, चलो गलती हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। कौन रहा करता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? कौटिल्य, चाणक्य। बिल्कुल 1 मार्क्स दे दिया जाए। लोग को पूछा नहीं तो तुमको, जब सही बोलता तभी नहीं बोलते, हमको नहीं पूछा। और जब गलत बोलता था हमको नहीं पूछा। चलो सुनो, अगला क्वेश्चन तुम लोगों से है ना। क्वेश्चन यह है, जब हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, शानवाज सर का हड्डी टूट गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें जन एक परत चढ़ाया गया है ना। हड्डी के टूटने पर किसका उपयोग किया जाता है बताओ? हाँ बिल्कुल, लगातार 3 बार। जब हम सेट पढ़े तो 3 बार ये क्वेश्चन, आज रात में हम सेट का स्टडी किए, सोचे पूछे। तो हड्डी टूटने पे जो ये परत जो चढ़ाया जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 ½ H2O का। बिल्कुल। मूर्ति बनाने में किसका उपयोग होता है रे? मूर्ति बनाने में किसका उपयोग होता है? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 10th में। मूर्ति बनाने में किसका उपयोग होता है? नहीं जानोगे तो पूछ लेना। ऑप्शन ले सकती हो। ऑप्शन चाहिए क्या? ऑप्शन ए व्यंजक चूर्ण का, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑप्शन सी इन दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेगा क्या? गलती बोल रहा नहीं सर, बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। मूर्ति बनाने में किसका प्रयोग होता है रे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोगों से है। शानवाज सर जो है एक लड़की के तरफ इशारा कर, एक औरत के तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, शानवाज सर एक औरत के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये मेरे नाना जी का इकलौती बेटी है। शानवाज सर एक औरत के तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ये मेरी नानी का इकलौती बेटी है। तो शानवाज सर का उस औरत के साथ क्या संबंध है, कैसा रिश्ता? माँ है कि खाला है रे? माँ है, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोगों से है। सर हो गया क्या? अगला क्वेश्चन है तुम लोगों से कि रेहान सर जो है ना, एक औरत आती है और रेहान सर कहते हैं उनसे कि ये मेरी खाला की बेटी है। खाला की बेटी का क्या है? बेटा है। समझ रहे बात को? ये मेरी खाला की बेटी का बेटा, खाला की बेटी का बेटा है। तो रेहान सर का उस बच्चे के साथ भांजा लगेगा। सही है जी? सर बिल्कुल सही जवाब। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है? बिल्कुल एक क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन यह है कि अगर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ए दिया हुआ है और an दिया हुआ है,
n का भी मान दिया हुआ। हम फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं एस एन बराबर n/2 a प्लस n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला नहीं लगाएंगे हम, एक शॉर्टकट फार्मूला होता है एस एन का, वो फार्मूला लगाएंगे। उसका क्या है ये n/2 a प्लस l a प्लस l a प्लस n भी होता है क्या सर? l होता है या n होता है सर? दोनों, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, आप लोग को बताना है, बहुत ही सोच समझ के बताना है। द्विघात समीकरण का का मानक रूप क्या है? हेलो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ये क्वेश्चन है। रॉन्ग आंसर। के रोकथाम के लिए एक टीका दिया जाता है, उस टीका का नाम क्या है? जल्दी बताओ। टीबी के रोकथाम के लिए एक टीका दिया जाता है, उस टीका का नाम क्या है? ऑप्शन भी खत्म है तुम लोग का, जल्दी करो। खत्म हो गया ऑप्शन, बार बार के ऑप्शन टोकरी में रखा हुआ, दे दें। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस गलत जवाब है। अगर आप लोग ऑप्शन देना, आंसर देना चाहते हैं दे सकते हैं, जल्दी कीजिए। ऑप्शन खत्म है, जल्दी करो। ऑप्शन नहीं है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अगला बार पढ़ लेना। ऑप्शन सर टाइम खत्म हो गया। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है BCG का टीका दिया जाता है। किसका टीका दिया जाता है? BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है। हो क्या क्वेश्चन तुम लोग से क्या पूछे थे? हम लोग 2 क्वेश्चन होगा ना, गलत हुआ तो 1 क्वेश्चन आएगा। अरे गधा कहीं का, वो क्वेश्चन तो पास हो गया सर बोल। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से है, हल्ला गुल्ला मत करना, शांति से सुनो और आंसर दो। चलो अगला क्वेश्चन है तुम लोगों से, सोच समझ के आंसर देना, अच्छे से आंसर देना। क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे थे BCG का टीका, आप लोग को बताना है चेचक होने पर किसका टीका लगाया जाता है? चेचक होने पर किसका टीका लगाया जाता है? चेचक अगर किसी को हो गया तो किसका टीका लगाया जाएगा? ऑप्शन नहीं है, जल्दी करो। हाँ बोलो। नाम, टीका का नाम क्या? चलो टाइम हो गया सर, खत्म। तुम लोग जानते हो? तुम लोग बता सकते हो, अगर जानते हो तो बताओ। हाँ, OPB क्या क्या बोलता है रे? OPB का टीका लगाया जाता है। चलो सही कर दीजिए सर। चलो ठीक है, हो गया सर। +1 मार्क्स दीजिए सर, 15-15 हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन है ये जो है ना, इसके तरफ चलेंगे हम SST के तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, SST के तरफ चलेंगे और तुम लोग से पूछेंगे, अफसर सर जो है ना अपने बीवी के गहना लेने के लिए गए। क्या लेने के लिए गए रे? गहना लेने के लिए गए, है ना। वो गहना लेने के लिए गए ना, उसका कॉस्ट जो है 20 लाख से अधिक था, लेकिन 1 करोड़ से कम था। अफसर सर बेचारे भोले वाले इंसान गए, वो देखे नहीं, हॉलमार्क का निशान नहीं देखे, समझे रे? जो सोने की शुद्धता का पहचान होता है वो नहीं देखे, हॉलमार्क का निशान। बेचारा जो है ना वो ठगा चले गए, उसको गलत चीज़ दे दिया, ठग दुकानदार था, ठग लिया पकड़ के। तो अफसर सर बड़ा परेशान हुए, आए मेरे पास। हम उसको कहाँ शिकायत करने के लिए कहेंगे रे? राज्य आयोग में शिकायत करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल। वो कहाँ शिकायत करेगा रे? राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए कितना आवेदन शुल्क लिया जाता है? कितना रुपया? चलो बिल्कुल सही जवाब, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। अब रिजल्ट की तरफ चलेंगे, कौन जीता है या कौन ये हुआ है? फिर अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले जो कंपटीशन था उसमें 12 और 14 का कंपटीशन था, इस बार भी वही मार्क्स आया है। तो ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप ए, ग्रुप बी का मार्क्स आया है 12 मार्क्स, ठीक है। और ग्रुप ए का मार्क्स आया है 14 मार्क्स। मैंने आज ग्रुप बी को
ग्रुप बी को हम इतना ही कहेंगे, आप पीछे नहीं है, मात्र 2 ही मार्क्स है। हो सकता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देता है, ठीक है, तो दुआ कीजिए इंशाल्लाह अगली बार आपका किस्मत साथ दे, ठीक है। और अब जो कंपटीशन होगा वो ए और सी के बीच होगा। अब जो कंपटीशन होगा ए और सी के बीच, हाँ, ए और सी के बीच। चलिए ठीक है, फाइनल राउंड का जो ये होगा वो मात्र 10 क्वेश्चन का होगा। चलिए आलिया परवीन इधर आ जाइए, आइए, नहीं मिलेगा, जो लास्ट राउंड होगा और 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आइए, आलिया परवीन इधर आ जाइए। हार के कैसा फील कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आने वाले समय हम दुआ करेंगे आप जीतिए, है ना सर। हार जीत तो हर किसी की ना होती है, ये जनरेट तो एक टीम को तो हारना ही पड़ेगा, इसीलिए आप हार गए। चलिए ठीक है, बैठिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं है ना। सलमान खान, शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा तुम लोग, जीत के हारने वाले क्या कहते हैं रे? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ देर के लिए मैं आप लोग के सामने अपने ही कोचिंग का एक अच्छा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, उनके एक शायरी के साथ बुलाना चाहूँगा। दिल की किताब में गुलाब उनका था, अर्ज किया है कि दिल की, यही सब सुनना चाहते हैं आप लोग। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रातों की नींद में ख्वाब उनका था। अर्ज किया है कि दिल की किताब में गुलाब उनका था, रातों की नींद में ख्वाब उनका था। हमने पूछा कितनी मोहब्बत करते हो, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, जवाब उनका था। तो इसी के साथ मैं सादाब को बुलाना चाहूँगा, आइए और एक सॉन्ग प्रस्तुत कीजिए सादाब बाबू। एक बार सादाब बाबू के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं भूल ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं डूब ना जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हो मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो, नहीं चल सकूँगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुम्हें चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं।
हमारी ही कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देगी जब बारिश। ओ मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी एक ख्वाहिश। रूह से चाहने वाले आशिक बात जिस्मों की करते नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ओ बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि क्योंकि तुम लोग बोर हो रहा था क्या रे, अभी जानते हैं क्या चाहिए बच्चे सबको। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हुए। मैं अफसर सर के लिए कुछ लिख के लाया हूँ, उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो अपने कोचिंग के लिए है ना, काश कोई खुशियों की दुकान होती, वहाँ मेरी पहचान होती। समझ रहे हो ना, काश कोई खुशियों की दुकान होती और वहाँ मेरी पहचान होती। खरीद लेते हम रेम्बो क्लासेस के लिए सारी खुशियाँ, चाहे कीमत हमारी जान होती। तो चलिए इसी के साथ क्विज प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इस टीम के कैप्टन आतिफ आलम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए यहाँ पे। और आपकी टीम फाइनल में पहुँच चुकी है, फाइनल राउंड का जल्द से ही स्टार्ट होगा। आतिफ आलम के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आतिफ, तुम्हारी टीम फाइनल राउंड में पहुँची है, क्या प्लानिंग होगा तुम्हारा, कैसे तुम इस विनर बनना चाहोगे? यस सर। तो क्या प्लानिंग है टीम का? अच्छे से सब समझ कर जवाब देना है। गुड। चलिए आतिफ जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आतिफ जी जाके बैठिए। और द ब्यूटीफुल, द प्रिंसेस, परियों में सबसे सुंदर परी, मैं सायका परी को आमंत्रित करता हूँ। सायका परी आप यहाँ पे आएँ तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द आयरन लेडी सायका परवीन का। सायका परवीन, तुम्हारी टीम जो है फाइनल राउंड में पहुँची है। जैसा कि कम स्टूडेंट है लेकिन ठीक है, क्या तुम्हारा प्लानिंग है इस मैच को जीतने के लिए? सब बताओ, क्या प्लानिंग है? सामने वाले को हराने का इरादा? चलो ठीक है, इंशाअल्लाह देखते हैं, टाइम बताएगा कौन जीतता है या कौन हारता है। चलिए जाके बैठिए। एक बार वाइस कैप्टन और मैनेजमेंट जो है, दोनों जो मैनेजिंग का दिया गया था, दोनों खड़े हो जाइए। वाइस कैप्टन और ये टीम का भी मैनेजमेंट, जिसको इन लोगों के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और 9th का मेरा स्टूडेंट आमिर बाबू भी उसी ग्रुप में शामिल हैं, है ना, जो इस टीम का मतलब कि वाइस कैप्टन है आमिर। इंशाअल्लाह आने वाले समय में अच्छे खेलोगे, जरूर जीतोगे। ठीक है रे? ठीक है, बैठ जाइए आप लोग। चलिए 10 क्वेश्चन होगा इस राउंड में, सोच समझ के आंसर देना। 10 क्वेश्चन जो है ना अलग अलग क्षेत्र से होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों से है ना। हाल फिलहाल में बिहार में इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, है ना। इसमें जो है बीजेपी को कितना सीट प्राप्त हुआ था? बीजेपी को कितना सीट मिला था? 122। गलत जवाब। कुल मिलाकर कितना सीट मिला था रे? 123 सीट उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन बीजेपी को सिर्फ कितना सीट मिला था? तो अब तुम लोग को इसमें प्लस अंक भी नहीं दिया जा सकता है। कोई जानते हो बीजेपी को कितना सीट मिला था? कितना? टोटल उसको 73 सीट मिला था। कितना? 73। और गठबंधन मिला के तब 123 जाके पूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है। हाँ, गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, वर्तमान समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द वाइस सीएम इन बिहार?
वर्तमान समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, डिप्टी सीएम। कटिहार के रहने वाले हैं। कटिहार जिला का अपना पड़ोसी जिला का नाम ऑप्शन नहीं है। दो ऑप्शन दे दें क्या सर? तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलो खत्म। नाम है तारकेश्वर प्रसाद, जो हमारे कटिहार जिला से आए हैं। रेणु जी दो है और रेणु जी भी हैं। रेणु देवी। रिसेंट में अभी हम लोग 1 साल से एक बीमारी से जूझ रहे हैं, ठीक है। वो कोरोना वायरस का नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस एक नाम है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है। ग्रुप ए से मैं पूछना चाहूँगा कि वो स्पेशल नाम को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। आंसर कोविड-19, ठीक है। कोरोना वायरस का स्पेशल नाम से पुकारा गया है, जिसका आंसर है कोविड-19। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल इसका नाम दिया है। और कोरोना वायरस से इनका भी एक सवाल है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से। देखो, कोरोना वायरस की शुरुआत जो है चीन के वुहान शहर से हुई थी, ठीक है। वुहान से, ठीक है। चलो ठीक है कि टाटा जी आया है। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे एक महान नेता का बहुत योगदान है। वो मुस्लिम में से ये हैं और वो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। उसी के जन्मदिन के अवसर पर जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो वो कौन सा नेता है? गुड। चलिए, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल बुलाए सर। अरे वही नाम आप लोगों के नाम से, आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन है। एक हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। जिसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, वो कौन से आदमी हैं? हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट जिनका जो है बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में, और उसके जन्म दिवस पर हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। वो कौन से नेता हैं? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट डे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। रॉन्ग आंसर, डॉक्टर APJ अबुल कलाम। लीजिए सर। हेलो, हाँ आवाज़ आ रहा है तुम लोग के पास ना? मेरे पास भी आ रहा। चलो सुनो, तो क्वेश्चन तुम लोगों से है। कितना क्वेश्चन हुआ सर? चौथा क्वेश्चन आप लोगों से है। क्वेश्चन यह है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर कोई व्यक्ति जो है रतौंधी से पीड़ित है तो डॉक्टर उसको कौन सा विटामिन लेने के लिए बोलेगा? बोलो। विटामिन ए। बिल्कुल, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। अरे खून का बोतल किसे कहा जाता है जी? खून का बोतल इन लोगों से। ग्रुप बी से पूछ रहे हैं, इसीलिए ग्रुप ए से। हाँ, खून का बोतल किसे कहा जाता है बताओ? बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दे सकते हो। अंदर गलत जवाब। चलो वो बोल दिया पहले ही, गलत हो गया। गाजर को खून का बोतल कहा जाता है, इसीलिए भाई गाजर खाया करो, ठीक है? सबसे अधिक खून बनता। चलो सुनो, अगला क्वेश्चन तुम लोगों से है। आलू जो है ये तना है या जड़ है? क्या है आलू? तना है या जड़ है? आलू क्या है? जड़ है। गलत जवाब, आलू तना है। आलू जड़ नहीं है, क्या है रे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से। हल्ला मत करो, अपने मन से। जब सही बोलता तब चलो चुप रहो। अगला क्वेश्चन है, आवाज हल्ला कम करवाओ।
अगला क्वेश्चन ग्रुप ए से है मेरा। आतिफ बाबू, आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? खत्म हो गया, बोलते बोलते गाड़ी चली गई स्टेशन से, चढ़ते चढ़ते। चलिए सुनो, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। कितना होता है? 8.4। चलिए ठीक है, बोनस पॉइंट खत्म करवा दिया गया सर। आप लोग से क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। बिल्कुल सही जवाब। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। एक डिग्री अक्षांश रेखा कितना मिनट का होता है? 1 डिग्री अक्षांश रेखा 4 मिनट का होता है। ग्रुप सी से मेरा क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांत रेखा कितनी दूरी की होती है? बताओ। 1 डिग्री देशांत रेखा कितनी दूरी की होती है? दूरी डिस्टेंस बताओ। दूरी डिस्टेंस कितना किलोमीटर होता है? हम जो है आपके क्लास में भी बताएं। 1 डिग्री देशांत रेखा चलो सही बता दीजिए। 112 किलो। सही है सर। रॉन्ग आंसर है 111 से 11 किलोमीटर। 111 किलोमीटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से है, सबसे अधिक समय जोन किस देश में है? सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? फ्रांस। गलत जवाब। किस देश में है? रूस में है। चलो बैठ जाओ। भारत का मानक समय जो है वो कहाँ से लिया गया है? चल बिल्कुल सही जवाब। फ्रांस बोलता है, गधा कहेगा। रूस बोलना चाहिए, फ्रांस बोलता। अगला क्वेश्चन बताना है, वो कौन सा प्लानेट है, वो कौन सा 2 प्लानेट है जिसके पास एक भी मून नहीं है, उसका उपग्रह नहीं है? टोटल 8 प्लानेट है ना। प्लूटो को हटा दिया गया, उसका नया नाम 140, 340, 344 रखा गया है। तो वो कौन सा 2 उपग्रह है जिसका एक भी ग्रह नहीं है? मरकरी और इसके पास एक भी उपग्रह। बिल्कुल, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको बताना, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? यही क्वेश्चन। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति, जुपिटर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से है। लास्ट क्वेश्चन है, ये रामानुजन के तरफ एक लड़की जो है उंगली करते हुए कहता है, ये मेरे दादा के पोती के पोता है। ये मेरे दादा के पोती के पोता है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों इन दोनों के बीच में कितना जो है वंश का डिफरेंस हुआ। आपको बताना है कि कितना वंश है। दादी पोता का रिश्ता एक वंश है। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है इसका। आप बताइए, कहा कि ये मेरे दादी के पोती के पोता, इसके दादी के पोती, उसका भाई व उसका पोता, तो 2 वंश हुआ ना। ऐसे सुनने में तो लगा होगा कि 4-5 वंश है ना। चलिए अब आप लोगों से हम दूरी का क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ना। एक लड़का सुबह 8 बजे एक शीशा लेकर के पश्चिम मुंह से खड़ा है और उसको सूरज शीशा में किस दिशा में दिखाई देगा? एक लड़का सुबह 8 बजे शीशा लेकर के पश्चिम मुंह से खड़ा है, तो उसको जो शीशा में सूरज किस दिशा में किधर दिखाई देगा?
चलिए राइट आंसर है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जोड़िए, मार्क्स जोड़िए। हाँ देखिए, आपका प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। अभी रिजल्ट हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। तो रिजल्ट अनाउंसमेंट करने से पहले मैं कुछ रूल रेगुलेशन बता रहा हूँ कि कैसे हमको यहाँ पे खाली होना है कैंपस से। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो क्रैश कोर्स के बच्चे आए हैं, ठीक है, वो अपने क्लास चले जाएंगे, पहला काम, ठीक है। सबसे पहले जितने भी बॉयज़ गर्ल्स हैं, अभी रुके, अरे रुके ना, एक्शन हम ले रहे हैं। हाँ, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो क्लास 10th है, पहले क्रैश कोर्स वाले चले जाएंगे और आप लोग अपने ही जगह पे बैठे रहेंगे। जिनको जो कहा जाएगा हम लोग कर रहे हैं और उसी हिसाब से वर्क करना। सेकंड स्टेप ये लेना है कि जितने भी गर्ल्स हैं वो अपने अपने बैग अपने अपने क्लासरूम से ले करके, ठीक है, पहले वो कैंपस से निकलेंगे, ठीक है, आराम से, और जल्दी से बैग लेंगे। वहाँ पे गप करना नहीं है, गप करना है भी है तो बाहर अभी बहुत जगह है, पूरी फील्ड रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड यह है कि क्लास 9th के कम से कम 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, कौन आंसर, वो 6 स्टूडेंट को बता दिए। 1 to 10 के बीच में जितने हैं क्लास 10 और क्लास 9 और क्लास 8 तीनों रुक जाएंगे, तीनों रुके रहेंगे। कौन सा क्लास में? आप लोग 8 क्लास में बैठे रहेंगे, ठीक है। रोल नंबर 1 से 10th क्लास वाले, रोल नंबर 1 से 9th क्लास वाले, और रोल नंबर 9 1 से 8 वाले, ये 8 क्लास वाले बॉयज़ ओनली बॉयज़ आप क्लास 8 में होल्ड करेंगे, ठीक है, और इन लोगों को जाने देंगे, ठीक है। चलो, हाँ, उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने लिख लेंगे, और जो पार्टिकुलर जो भी क्लासेस आपकी होती है वो होती रहेगी, ठीक है। जैसे आपका इवनिंग सेशन जो हो रहा है वो होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। अब आपका रिज़ल्ट सर अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले, रिज़ल्ट अनाउंसमेंट जैसे ही होता है, आपको 2 काम करना। एक तो हमारे क्लास 10th वाले को के बधाई के लिए उनके दुआ करेंगे कि उनका अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट हो और उनका किस्मत भी साथ दे उस एग्ज़ाम में, ठीक है, और किसी तरह की परेशानी एग्ज़ाम में ना आए। जैसे अभी लगभग 1.5-2 महीना बचा हुआ है, उनको सेहत से भी उनको मजबूत रखे। ये हम सभी फैकल्टी मेंबर्स और सारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर 9 और 8 के, दुआ करेंगे उनके लिए कि उनको किसी तरह की एग्ज़ाम तक कोई परेशानी ना आए और अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम वो लिखें, ठीक है। और सभी लोग जब रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा, सारे स्टूडेंट खड़ा होंगे और क्लैप करके बैठ जाएंगे अपने अपने जगह पर। उसके बाद प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, ठीक है। इश्तियाक सर ले रहे हैं, वो प्रोग्राम को एंडिंग करेंगे। रुकिए सर। की तो हौसला हो मंजिल पाने की, तो क्या जरूरत है दूसरे को दर्द देने की। क्या बात है सर, वेल प्लेड। हो मंजिल पाने की, तो क्या जरूरत है दूसरे को दर्द देने की। हम उस आसमान के कारवां हैं जिसके छाए में पत्थर भी पिघलकर मोम बन जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात। चलिए ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत तरह की बात हुई। कोशिश तो था हम लोग का बहुत अच्छे से, इंशाल्लाह अच्छा से ये इसको प्रोग्राम को रखा गया। और कोई भी टीचर नहीं चाहता कोई टीम को जो है ना ये करने के लिए वो जीते या हारे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो मतलब कि हारने से बहुत ज़्यादा अफसोस में। ऐसा कोई बात नहीं है, आने वाले समय में फिर से कुछ प्रोग्राम रखा जाएगा जब विदाई समारोह होगा आप लोग का। तो चले शांत रहो। तो एक बार सायका रोशन के लिए, जो ग्रुप सी को लीड कर रही थी, सायका रोशन के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग, जिन्होंने 6 मार्क्स लाकर 10 में ग्रुप ए को बीट किया है। तो उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन है? आसिफ बाबू। इन दोनों के लिए और मैनेजमेंट में जो थे उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं ग्रुप ए और जो भी टीम हार चुकी है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, चंद बात। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। अर्ज किया है कि ज़िंदगी कभी बहुत कुछ सिखाती है। सिखाने का मतलब समझ रहे हो ना? हारना, जीतना, रोना, हंसना, सब चीज़ होता है लाइफ में। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। अर्ज किया है कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है,
कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर हर हाल में जो खुश रहता है ना, उसी के आगे ज़िंदगी सर झुकाती है। मैं रनर टीम के लिए कहना चाहूँगा, इस दुनिया में रनर कोई नहीं होता। इस दुनिया में रनर कोई नहीं होता है। अगर कोई रनर होता है तो वो जीतने वाले को टक्कर देने का दम रखता है। अगर कोई रनर होता है तो वो जीतने वाले को टक्कर देने की दम रखता है। अगर उनके हौसला में कमी हो तो ये कोई नज़रअंदाज की बात नहीं होती है। थैंक यू सर। एक बार सभी बच्चे खड़े होकर क्लैपिंग करके और सर जैसे जैसे बोले हैं वैसे करके चले जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से क्लैपिंग कीजिए आप लोग एक साथ।